गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इमेज मेथड। इमेज मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक खास मेथड होता है जिसमें हम एक पॉइंट चार्ज की या किसी स्फीयर की किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इमेज निकालते हैं। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आप पॉइंट चार्ज की इमेज निकाल सकते हो किसी कॉनकेव सरफेस के ऊपर या कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर। ग्रिफिथ में इसके दो तीन वर्जन दिए हुए हैं जिनमें से एक वर्जन जो है वो है प्लेन सरफेस के अंदर इमेज वाला, और जो दूसरा वर्जन है वो है एक स्फीयर के अंदर यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर इमेज वाला। इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं कि एक प्लेन सरफेस के ऊपर यदि कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है d डिस्टेंस पर, तो उसकी जो इमेज है वो किस तरह से बनाई जाती है, उस इमेज का क्या फायदा हम उठा सकते हैं, क्या कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं, उस सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से वेरी करता है, उस सिस्टम की जो एनर्जी उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ तीन चार बातें इस वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। खास तौर पे जो इमेज मेथड है अगर वो देखा जाए तो जेई एडवांस में अभी तक आया नहीं। मैंने अपने पिछले 17-18 साल के टीचिंग करियर में कभी देखा नहीं कि इमेज मेथड जेई एडवांस में आया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जॉटिक थ्योरी बना करके इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बनाया जा सकता है, तो जेई एडवांस के लिहाज से इसे इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है। जिन बच्चों को पहले से इमेज मेथड आता होगा वो उस कॉम्प्रिहेंशन को देखकर अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे बल्कि और तेजी से वहां से निकलेंगे, क्योंकि उस कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा होगा वो उनको पहले से पता होगा। दूसरी बात, जो बच्चे एशियन फिजिक्स ओलंपियाड या इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो ये डेफिनेटली एक काम की चीज साबित हो सकती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेज मेथड, और धीरे धीरे करके उसको, मेरे को पूरा यकीन है कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को इमेज मेथड का जो प्लेन वाला पार्ट है, प्लेन के अंदर जो इमेज है उस पे काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो बच्चों हम एक प्लेन बना लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर जनरली पूछे जाते हैं मैं एक बार आपको पहले वो बताऊं, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। यस, सो दिस इज इनफाइनाइट प्लेन। इसमें या तो आपको अर्थिंग दी होगी, वैसे ग्रिफिथ के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है कि आइदर इट इज अर्थिंग और ये प्लेन इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल विल बी टेंडिंग टू जीरो। सो इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोगों ने इसको अर्थिंग मान रखा है, यानी इस प्लेन का पोटेंशियल जो है वो जीरो है। इस प्लेन के ऊपर यहां कहीं पर d डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज q पड़ा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज d। ठीक है बच्चों, अब इसमें खास तौर पे तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट प्लेन की अगर बात करें तो जो सबसे सिंपल वैरायटी है उसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज q। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो जो आप पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे वही फोर्स आपके इनफाइनाइट प्लेन पर भी लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट यू सिस्टम। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। अगर ये पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट पे था तो इस सिस्टम की एनर्जी जीरो थी, और जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से इसको पास में लेकर के आते हैं तो इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है। तो वो जो वर्क होगा, वो जो सिस्टम इस पॉइंट चार्ज में लाने का जो वर्क होगा वो वर्क ही सिस्टम की एनर्जी होगी। दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और वो है you have to calculate sigma as a function of small r, where small r is this distance. अगर हम इस पॉइंट चार्ज की जो परपेंडिकुलर लाइन है उस नॉर्मल से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाए तो चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन बनेगा। उस सर्कल के ऊपर हम देख सकते हैं सिमेट्री है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमिलर टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सबसे पहले मैं इन सवालों के आपको जवाब दे देता हूं। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनफाइनाइट प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन है, हम जानते हैं कि यहां पर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा
दूसरी बात, ये कंडक्टर है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी कुछ इस तरह से होंगी. लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस लाइक दिस, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग सरफेस. तो 90 डिग्री पे लाइंस होंगी. तो इमेज मेथड से ये साबित किया जा सकता है कि जो आपका पूरा कंडक्टिंग प्लेन है इसको हटाकर आप ठीक डी डिस्टेंस पर नीचे एक पॉइंट चार्ज रख सकते हैं, और वो जो पॉइंट चार्ज होगा उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही जो कि आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और साइन होगा एकदम अपोजिट, और उसकी डिस्टेंस होगी डी, जस्ट लाइक पॉइंट इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर. यानी कि आप ये पूरा कंडक्टिंग प्लेन हटा करके इस पूरे सिस्टम को दो चार्ज का सिस्टम मान सकते हैं. एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, और दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है वो गैप हो गया 2d. So if you want to calculate force between these two point charges, you can calculate force, यानी कि आप इस इनफाइनाइट प्लेन का इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाले या इसकी जो इमेज है इसका पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाले, both will be same. यानी कि इसका फोर्स अगर इस पे डायरेक्ट निकाल तो वही होगा जो कि इस इनफाइनाइट प्लेन ने इसके ऊपर लगाया होगा. तो आप सीधा फोर्स लिख सकते हैं kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर. ये पूरा कचरा हटाकर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आप नीचे रख दें और फोर्स निकाल लीजिए. कई बार आपके पास 2 या 3 चार्जेस रखे होते हैं, हर एक चार्ज की इमेज आप बना सकते हैं, हर एक इमेज का फोर्स उसके ऊपर निकाल सकते हैं अलोंग विद द रियल चार्जेस. तो नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर. ग्रिफिथ में एक क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज के ऊपर फिर दूसरा चार्ज हो रखा है, तो दोनों की आप इमेज बना सकते हैं, इमेजेस का फोर्स निकालिए, रियल चार्ज का फोर्स निकालिए, नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर हम सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, आप बताओ अगर 2 पॉइंट चार्ज हुए यहाँ पे, एक Q और एक माइनस Q, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो एनर्जी है, जो इसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, एक्चुअली इसकी आधी होती है क्योंकि आपका रियल सिस्टम ऊपर है, नीचे तो आपने जस्ट एक इमेजिनरी चार्ज वहां माना है, एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए माना है. तो आपको यहाँ पर एक हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यानी कि अगर आप इन दोनों पॉइंट चार्जेस की एनर्जी निकाल लें तो उस सिस्टम की एनर्जी का आधा इसमें स्टोर होगा. इसको एक और तरीके से प्रूव करूंगा मैं आगे कि ये वास्तव में आधा क्यों आता है. तीसरा और आखिरी सवाल, और वो ये है कि सिग्मा किस तरह से वेरी करता है. जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं सिग्मा किस तरह से वेरी करता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे. वैसे मैं आपको सिग्मा का थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ. आप ये बताइए कि अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो क्या यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं? इट इज जस्ट लाइक ए डायपोल. और आप जानते हैं डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KP. P की जगह लिख सकते हैं Q इंटू 2D डिवाइड बाय R क्यूब. R क्यूब का मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज R, सो दिस इज KP डिवाइडेड बाय R क्यूब. हम जानते हैं ये कंडक्टिंग सरफेस, और कंडक्टिंग सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन 0, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट कि आप बता सकते हो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे सिग्मा क्या होगा. ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे की तरफ माना है तो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा सकता हूँ. ये देखा जाए तो फेमस लाप्लास इक्वेशन है. लाप्लास इक्वेशन कहती है कि जो सिग्मा होता है उसको आप लिख सकते हो माइनस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय dv डिवाइडेड बाय dn. यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉर्मल डायरेक्शन में कंडक्टिंग सरफेस की अगर बात करें इनटू एप्सिलॉन 0 विद माइनस साइन. आप टेक्निकली आप देखो तो ये वही है, dv बाय dn विद माइनस साइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट नियर द कंडक्टिंग सरफेस. तो ये इसी चीज को लिखने का एक फैंसी तरीका है, ये लाप्लास इक्वेशन के नाम से जानी जाती है. दिस इज चार्ज डेंसिटी. राइट, आगे बढ़ते हैं. यस, तो हमें देखो बच्चों क्या क्या प्रूव करना है. पहली बात तो हमें प्रूव करना है
कि ये सारा सिस्टम हटाकर या माइनस क्यू चार्ज रखा क्यों जाए, है ना। तो उस बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू ये तो क्यू दे रखी है, और जो पॉइंट चार्ज में रखने वाला हूं मान लेता हूं उसकी वैल्यू जो है वो है क्यू प्राइम। मुझे नहीं पता कितना है, मान लेता हूं डी प्राइम डिस्टेंस पे है। तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि ये कोई क्यू प्राइम चार्ज है और वो डी प्राइम डिस्टेंस पे है। आई डोंट नो अबाउट द मैग्नीट्यूड, आई डोंट नो अबाउट द साइन, आई डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस। नाउ बाउंड्री कंडीशंस मुझे पता है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यहाँ पर मिला करके किसी भी जनरल आर डिस्टेंस पे जीरो होना चाहिए। अगर मैं ऐसे आप कन्वेंशन के लिए इधर x और इधर y और इधर z मान लूं, तो आप किसी भी जनरल पोजीशन पे अगर जाओगे तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो x, y, 0। It can be any coordinate on this plane x, y 0, because इस पे z कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि x इधर है, y इधर है और z जो है वो बाहर की तरफ। राइट, so let me write down the potential at any general position which is q divided by under root d square plus r square and plus q prime divided by under root d prime square plus r square, and this should be 0 according to boundary condition। क्या बाउंड्री कंडीशन है? कंडक्टर जो है वो ग्राउंडेड है और ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होता है। इसके अलावा क्योंकि कंडक्टर है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो नीचे या फिर ऊपर। बट ये बोल सकते हो कि इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होना चाहिए। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट चार्ज का कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी KQR डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बहुत आसान है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस विल बी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर इधर आएगा और फिर cos थीटा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा फिर उसका cos थीटा, सो प्लस KQ प्राइम R डिवाइडेड बाय d प्राइम स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 एंड दिस शुड बी 0। ये दोनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन है। एक फेमस थ्योरम है जिसे बोलते हैं फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम। वो कहती है किसी भी गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए एक यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब इस बाउंड्री कंडीशन के लिए भी यूनिक टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम बोला जाता है उसको। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा d प्राइम इज इक्वल टू d। दूसरी चीज आपको मिलेगी q प्राइम इज इक्वल टू माइनस q। आप देख सकते हैं कि इन दोनों, इसको उधर ले जाऊं तो माइनस साइन आ जाएगा, इसको उधर ले जाऊं माइनस साइन आ जाएगा। दोनों को एक बार ही डिवाइड कर दूं, तो एक बार जैसे ही मैं उनको डिवाइड करूंगा तो LHS बराबर RHS करने के लिए आपको d प्राइम बराबर d लेना पड़ेगा। और दूसरा q प्राइम की वैल्यू किसके बराबर होगी? q के। ओके, चलिए करें एक सेकेंड। तो बच्चों हमने ये तो साबित कर दिया कि यहाँ पर ये चार्ज कितनी दूरी पे अपने को रखना चाहिए, ये भी साबित कर दिया कि हमें कितना चार्ज रखना चाहिए। और अब हमारा आधा काम हो गया। कौन सा वाला काम हो गया? कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे माइनस क्यू रखना है, यानी कचरा हटाकर माइनस क्यू रखा जा सकता है। इसका मतलब दोनों के बीच में इफेक्टिव अगर फोर्स निकालना है तो आप डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हो। इनफाइनाइट प्लेन ने पॉइंट चार्ज पे वही फोर्स लगाया जो कि इस माइनस क्यू चार्ज ने पॉइंट चार्ज पे लगाया हुआ, क्योंकि दैट इनफाइनाइट प्लेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ माइनस क्यू चार्ज एट द सेम डिस्टेंस। राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन और एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं इसको एक तरीके से बताता हूं जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा वो आधा आएगा। सपोज करो कि आप इस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आए और ऑलरेडी उस पॉइंट चार्ज को आप r डिस्टेंस तक ले आए। मान लो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ये बताओ बच्चों कि अगर वो r डिस्टेंस पे होगा तो उसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे होगी? वो भी r पे होनी चाहिए, अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। नाउ यू टेल मी हाउ मच विल बी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस। So that attractive force will be
KQ square divided by 4R square. How much external force will be required to move it slowly? अगर आप इसको धीरे धीरे लेकर के आना चाहते हो तो आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा एंड योर वर्क विल बी KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 4R स्क्वायर. आपका फोर्स है ऊपर की तरफ, आप इसको फर्दर dr डिस्प्लेस करने वाले हो. इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, लेकिन क्योंकि r कम हो रहा है इसलिए dr जो होगा उसके आगे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a vector dot b vector is mode a mode b cos theta. So this is mode a, this is mode b. To make it positive I applied a minus sign in front of dr because dr itself is negative, and then cos 180 degree. Then I have to integrate it from infinite to d because मुझे इसको कहां पर ला करके रखना है, d पर. जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है KQ स्क्वायर विद माइनस साइन डिवाइड बाय 4 टाइम्स d. ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि 1 2 और 3 माइनस इसके अंदर आएंगे, एक माइनस इंटीग्रेशन का आएगा. तो बच्चों ये है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू d डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन. यही मैं आपको बताना चाह रहा था इसके पिछले वाले इस वाली स्लाइड में. आप देख सकते हैं कि मैंने जब इस सिस्टम की एनर्जी निकाली, जो कि हम यूजुअल तरीके से निकालते हैं 2 पॉइंट चार्ज की, तो वो हमारे आंसर की डबल आती है. हमारा आंसर आया KQ स्क्वायर बाय 4d. लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की एनर्जी निकालूं तो वो आती है KQ स्क्वायर बाय 2d. उसका रीजन ये है कि आपका जो इनफाइनाइट प्लेन है उसके ऊपर एनर्जी है, नीचे है कुछ नहीं. ये तो आपने कैलकुलेशन करने के लिए अज्यूम किया था. वो चीज यहाँ पे बिल्कुल वो सारा डाउट खत्म हो जाता है बच्चों का. अगर वो इंटीग्रेट करके वर्क निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही आएगा जो कि आना चाहिए. अब बस ये लास्ट चीज, लास्ट बात, कि कैसे निकाला जाए किसी भी जनरल डिस्टेंस स्मॉल r पर या किसी भी जनरल XYZ पॉइंट पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी. तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, उसको किसके बराबर कर दो, सीधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को डायपोल वाली स्टाइल में. एक दूसरा तरीका है कि आप किसी भी जनरल XYZ पर पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एट जनरल XYZ. ऑब्वियस सी बात है कि इस सरफेस के ऊपर तो z की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. सो दैट इज KQ डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट जो है वो, एक काम करते हैं अपन लोग जनरल पॉइंट पे लिख लेते हैं पहले, बाद में डिफरेंशिएट करके वहां पे z बराबर 0 डालूंगा. तो किसी जनरल पॉइंट पे लिख लेता हूं. तो होगा बच्चों d माइनस z माइनस d का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d होल स्क्वायर. मैंने मान लिया कि जो पॉइंट चार्ज है, जिस जगह पॉइंट चार्ज है वहां उसके ठीक सामने वाले पॉइंट पे ओरिजिन है. इधर मेरा x एक्सिस है, उधर अंदर की तरफ प्लेन में ही y एक्सिस है. ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ऊपर की तरफ जो है वो z एक्सिस है. और पॉइंट चार्ज अपना यहाँ रखा हुआ है 0 0 d पर, और जो इसका इमेज है वो कहां पे रखा हुआ है 0 0 माइनस d. नाउ यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट एट जनरल पोजीशन. आप जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड आई वांट टू कैलकुलेट z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज there is no x or y component of electric field because it is a conductor. So let me calculate minus dv by dz at z is equal to 0. जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये आता है, माइनस साइन इसके अंदर ऑलरेडी है. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस 2 टाइम्स z माइनस d. सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ये है आपका समथिंग टू द पावर हाफ. समथिंग टू द पावर हाफ को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा समथिंग टू द पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ विल कम माइनस हाफ में दोबारा लिखता हूं. एक काम करते हैं, एक माइनस साइन है फॉर्मूले वाला और एक KQ. ये पूरा कचरा बाहर निकाल लेते हैं पहले तो. ठीक है, अब आपके पास सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा हुआ है समथिंग टू द पावर हाफ. ये ऊपर जाएगा माइनस हाफ, फिर वहां पे वो समथिंग टू दी पावर 3/2 बनेगा.
इसका डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस ऑफ z माइनस डी, ऐसे। ये मैंने फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया, ऐसे कैसे सेकंड वाली टर्म का करूंगा, वहां पर ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो एक माइनस साइन वहां जिंदा रखते हैं, बट एक माइनस साइन डिफरेंशिएशन का आएगा तो माइनस हाफ, ठीक है। उसके अलावा ट्वाइस ऑफ z प्लस डी और डिवाइडेड बाय वही वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट है, के कैप कंपोनेंट है। हम इसको निकालना चाहते हैं z बराबर 0 पे, तो इसका मतलब इस पूरे कचरे के अंदर, इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर z की वैल्यू 0 डालनी है अपने को। जैसे आप इसके अंदर z की वैल्यू 0 डालोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा z डायरेक्शन वाला कौन सी जगह पर, z बराबर 0 पर, किसी जनरल x पर, किसी जनरल y पर, आपको ये पता चलने वाला है। डालते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों। z की वैल्यू जैसे इसमें 0 डालूंगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यू विल गेट माइनस के क्यू मल्टीप्लाई बाय 2d डिवाइड बाय z की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और उस इनफाइनाइट प्लेन का जो एन कैप है वो कौन है, के कैप है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं के कैप। ये कौन सी डायरेक्शन थी ऑलरेडी, के कैप। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो सिग्मा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई 0, क्योंकि ऑब्वियसली हम कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर सिग्मा निकाल रहे हैं, वो आता है माइनस के क्यू मल्टीप्लाई बाय 2d डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज नथिंग बट सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। क्योंकि हम लोग, सॉरी ये y है, क्योंकि हम लोग उस इनफाइनाइट प्लेन पर किसी भी स्मॉल r रेडियस के सर्कल पर चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये है बच्चों उस इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मैंने डायपोल वाले तरीके से स्लाइड नंबर 1 पे निकाला। अब इसका क्या यूज है, मैं चाहूं तो उस इनफाइनाइट प्लेन का टोटल चार्ज निकाल सकता हूं। उस इनफाइनाइट प्लेन पर जिस जगह वो चार्ज रखा हुआ है आपका Q, वहां से R पे जाकर के अगर मैं dr का एक एलिमेंट लेता हूं, so if I consider this element, the charge on this element will be 2 pi r into dr into kq into 2d divided by r square plus d square to the power 3/2, and I need to integrate it from 0 to infinity। मैं जब इसको, और माइनस साइन ऑलरेडी वहां पे है, जब मैं इसको 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा, आप करके देख सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को जो है वो टी स्क्वायर रख दीजिए या आर को डी टेन थीटा रख दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जानते हो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट ये है कि उस इनफाइनाइट प्लेन का जो टोटल चार्ज है इंटीग्रेट होकर के माइनस क्यू के बराबर आता है। इसका मतलब जब भी आप एक इनफाइनाइट प्लेन के सामने कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखते हैं तो उसपे जो टोटल इंड्यूस चार्ज आता है ना, वो माइनस क्यू आता है। तो ये भी एक जानकारी है, और हमने 3 चीजें इसके अंदर देखी। पहला, दोनों के बीच का फोर्स, दूसरा सिस्टम की पोटेंशियल, तीसरा स्मॉल आर डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, और चौथा कि उस पे टोटल चार्ज कितना आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को पढ़ाऊं, आप लोगों को बताऊं। कई सारे टीचर्स भी बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन बच्चों इसमें एक और क्रिटिकल पॉइंट बचा हुआ है, और वो है स्फीयर के अंदर चार्ज की इमेज का कैलकुलेशन करना, और उसकी मदद से एक स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकालना। कंडक्टिंग स्फीयर की बात चल रही है। कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, और उसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको इमेज मेथड से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हो सकता है कि एक या 2 दिन में उसका वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊं, ताकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिल सके, वो इमेज मेथड को सही से सीख सके। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, तो प्लीज या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट मिलते हैं रोजाना तो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।
गुड लक।